आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। तुरंत गुड मॉर्निंग। जितेंद्र सर आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज की क्लास हम ही लेंगे। बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम होती जा रही है, क्या बात है भाई? लगता है सर बच्चे आज जितेंद्र सर के नाम से नहीं आए हैं। अरे ऐसा ना बोलो भाई। मात्र 3 लोग हैं क्लास में। चलिए 1-2 मिनट और देख लें, फिर शुरू ही किया जाए। क्या किया जाएगा? चलिए 3 के 4 हो गए, फिर 3। चलिए शुरू करते हैं। 3 हो 4 हो जितने भी हो, कोई मुझसे दिक्कत ज्यादा नहीं है। देखिए हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी का नाम दूसरा है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर आपने शेड्यूल देखा हो तो इसके 2 क्लास हैं, आज और कल। 2 क्लास में इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। चलिए लेकिन स्टार्टिंग ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है पहले वो समझ लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोले तो परावर्तन। फिर आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। फिर आपको इसमें पढ़ना है डिस्पर्जन, हिंदी में बोले तो विक्षेपण। और फिर आपको इसमें पढ़ना है स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन। ये चारों चीजें पढ़नी है। इनमें से जो ये वाला टॉपिक है ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा घिसा पीटा टॉपिक है, हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग। इसमें किसके बारे में पढ़ना है? मिरर्स के बारे में। सब जानते हैं मिरर्स 2 तरीके के होते हैं। ये आउटर सरफेस में पॉलिश हो तो कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस में पॉलिश हो तो कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फॉर्मूला आता था क्या? m बराबर, पहले तो क्या आता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और आता था m बराबर माइनस का v/u या m बराबर i/o। ये किसके हैं? m वाले फॉर्मूले मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन, और वो क्या है? दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ये सब चीजों से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, यस सर, यस सर।
मेन जो हम लोग का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, रिफ्रैक्शन से, अपवर्तन से। तो हम लोग सीधे अपवर्तन शुरू करते हैं क्योंकि समय भी कम है और हम लोग को पढ़ना काफी है। इसके बाद अभी आपको इसमें अगर समय रहेगा तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। जहां से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा वही वही चीजें पढ़ते हैं। चलिए, रिफ्रैक्शन हिंदी में अपवर्तन क्या होता है, कोई बताएगा? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उस अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। बढ़िया बढ़िया। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अच्छा, चलिए देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी है। दो तरह के माध्यम। सर फोकस सही से नहीं आ रहा है। फोकस सही नहीं आ रहा, रुक जाओ चेक करते हैं। आ गया सर, आ गया, आ गया। दो शब्द देखिएगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन को कि हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसर, और इसको बोलते हैं रेरर। जैसे अगर इसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट करें, भीड़ जहां ज्यादा है तो आप बोलते हैं काफी डेंस है। जैसे जंगल के लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब घना जंगल, जहां पेड़ पौधे क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो जब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, या जैसे आपने कहा मार्केट में गए तो भीड़ बहुत है, तो डेंस क्या है, ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो आपकी स्पीड, चलने की स्पीड मार्केट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए आप साइकिल जैसे जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं और मार्केट में भीड़ है, तो आप धीरे धीरे चलेंगे। यस सर। और अगर मार्केट में रोड खाली है तो फिर आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। तो एक डेंसिटी दो तरह की होती है। एक डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी, जिसके बारे में बात हो रही है। मास डेंसिटी का मतलब आपने ये वाली डेंसिटी पढ़ी होगी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर वी डी, डेंसिटी ये वाली, d बराबर क्या होता है, m बाई वी, मास अपॉन वॉल्यूम। कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। एक जैसे वॉल्यूम ले लें कि एक कमरा है, बताइए इसमें कितनी भीड़ है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डेंसिटी। इसी तरह एक डेंसिटी होती है ये वाली, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व। वहां पर हम बात करते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है, और उसी से रिलेटेड बात यहां करते हैं कि कितना तेज आप चल सकते हैं। देखिए दोनों चीजें अपने आप में लिंक्ड हैं। कितना तेज आप चल सकते हैं, जैसे डेंसिटी ज्यादा है यानी कि वहां भीड़ ज्यादा है। और अगर यहाँ की बात करें तो डेंसिटी अगर ज्यादा है तो आप चलेंगे कैसा, धीमे। अब पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स तो आप नहीं चलेंगे। ऑप्टिक्स में कौन चलेगी, प्रकाश की किरण। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण धीमे चलती हो, वो कैसा माध्यम है, डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम। सघन का मतलब भीड़ है तो धीमे धीमे चलेंगे। ऐसा माध्यम जहां प्रकाश की किरण तेज चलती हो, वो कैसा माध्यम होगा, रेरर माध्यम। रेरर का मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से आप तेज चल सकते हैं। ये पता लगाने के लिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है, यानी कि कौन सा माध्यम डेंस है और कौन सा माध्यम रेरर है, मतलब इसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए कुछ अपने पास क्वांटिटी होनी चाहिए जो ये बताए कि ये ज्यादा डेंसर है या ये कम डेंसर है। तो ऐसी एक क्वांटिटी का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको अपवर्तनांक। क्या बताता है ये, हाउ मच द मीडियम इज डेंसर। मीडियम कितना डेंस है ये पता लगाने के लिए आपके पास जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। मतलब अपवर्तनांक जितना ज्यादा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा, डेंसिटी उतनी ही ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा घनत्व, जितना कम अपवर्तनांक उतना कम घनत्व। यानी कि अपवर्तनांक अगर किसी का कम है
तो वो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम यानी कि रेरर मीडियम। अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अगर अपवर्तनांक ज्यादा है, अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो मीडियम डेंस हुआ, और आप जानते हैं कि डेंस मीडियम में जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाते हैं म्यू से, कुछ लोग दिखाते होंगे एन से, अपना अपना नोटेशन है, आप जो चाहे यूज कर लें। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, यानी कि जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? रिवर्स रिलेशन है। इसलिए हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया है कि अगर म्यू बढ़ेगा तो वी घटेगा, म्यू घटेगा तो वी बढ़ेगा। म्यू बढ़ेगा मतलब मीडियम डेंसर है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, म्यू घटेगा मतलब मीडियम कैसा है? रेयरर है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई? अब प्रोपोर्शनलिटी यस हटाना सर। है तो एक ना एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक ना एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट होता है सी। अब यहां पर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या सिलेबस में हमारे वैक्यूम एयर को एक ही माना गया है। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। देखिए, किसी भी चीज का कंपेयर करने के लिए आप जानते हैं स्पीड एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और उसका कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई फ्रेम होना चाहिए। फ्रेम का मतलब कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो वो पैरामीटर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी, अब जैसे यहां से अगर आपको डिफाइन करना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। कुछ लोग से पूछो अपवर्तनांक क्या है तो वो कहानी सुनाने लगते हैं, वो साइन आई बटे साइन आर, ये है वो है, दुनिया का ड्रामा। ये सब ना सुनाए। क्या बताना है? सी बाई वी। अब देखिए, सी मैक्सिमम स्पीड है, मतलब अगर कोई चाहे भी, मतलब आप पूरी रास्ता खाली कर दें, पूरी रोड खाली कर दें, तब भी वो मैक्सिमम किससे चल सकता है? सी से। तो सी आपके पास है पैरामीटर। अब सी के रिस्पेक्ट में आप कितना तेज चल पा रहे हैं, वो क्या है? वी है। और जितना तेज चल पा रहे हैं उससे क्या पता चल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बहुत तेज चल पा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। अगर बहुत ज्यादा चल पा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मतलब धीमे चल पा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्पीड ऑफ लाइट के। म्यू ज्यादा यानी कि मीडियम कैसा है? डेंस है। मीडियम डेंस है तो डेंस मीडियम में चलना क्या है? कठिन है। और यही रीजन है किसका? रिफ्रैक्शन का, कि जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्यों विचलित हो जाती है? कि हर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग। और हर अपवर्तनांक के लिए उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी? अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि अब आप जा रहे हैं, खाली रोड है, अचानक से भीड़ आ गई। अब भीड़ आ गई तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी। यही काम कौन करता है? लाइट रे। अब जैसे यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, ये मीडियम है आपका कैसा? रेयरर मान लीजिए। और ये कैसा है? डेंसर। अब ये इसका क्या है? नॉर्मल। अब यहां से मान लीजिए लाइट रे आई, बढ़िया चली आ रही थी झूमते हुए, रेयरर मीडियम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जैसे ही डेंसर में पहुंची तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे इसको चलने में क्या होगी? कठिनाई होगी। ये अपने पाथ से क्या होगी? डेविएट कर जाएगी। डेंसर है, भीड़ भाड़ है, बच के चलना है। क्या होता है? ये जब रेयर से डेंसर में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसका रिवर्स, जब डेंसर से रेयर जाती है, जब डेंसर से रेयर जाती है, इसी में बना दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, जब डेंसर से रेयर जाती है तो कहां जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज सबको मालूम होगी। जब लाइट रे रेरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज मालूम है सबको? यस सर। अब देखिए, जिस तरह आपने दो लॉस पढ़े थे किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। पहला क्या? आई बराबर आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा था
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी तरह यहां पर भी दो नियम है, यहां पर भी दो नियम है किसके, अपवर्तन के। क्या क्या है, एक तो वही है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे और आपकी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा जो है वो मेन है, उसी के बारे में बात करनी है। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना लूं, यहाँ ये लाइट रे ऐसे आई, मान लिया ये एंगल क्या है आई। अब मीडियम कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डेंसर है और मान लेते हैं कि ये रेयरर है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ये एंगल क्या हो गया आर। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी रे ऑप्टिक्स पढ़िएगा एंगल को हमेशा नॉर्मल से मेजर करना है, ध्यान देंगे, एंगल को हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे और कहीं से नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो जो दूसरा लॉ ये कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई का क्या ले लिया साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। ये किसका रूल है, स्नेल्स लॉ। the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। ठीक है, हिंदी में बोलें तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो सकता है। और उन्होंने ये बताया कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, कपड़ा वापस दे जाना तुरंत। इनका जो रेशियो है, ये जो कांस्टेंट है, इसको उन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट होगा μ2 1, या इसी को लिखने का तरीका एक है 1 μ2, और इन दोनों का मतलब है μ2 डिवाइड बाई μ1। ध्यान देंगे, नोटेशन है लिखने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जो पहले लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में। जो पहले देखिए, यहाँ जो राइट में लिखा है, मतलब ये दोनों एक ही बातें हैं, राइट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले के रिस्पेक्ट में, तो μ2 डिवाइड बाई μ1, यानी कि यहां से क्या आया, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ठीक है ना। अब देखिए μ1 को अगर यहां शिफ्ट कर दें तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, आप ये फॉर्मूला नहीं रटेंगे, आप ये फॉर्मूला रटेंगे नहीं। अभी मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा, चेंज हो जाएगा। आपको रटना ये है, जिस तरह, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या माना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है। ठीक है ना, ध्यान देंगे, तभी ये वैलिड है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर स्नेल्स लॉ कहीं पर भी अप्लाई करना हो, ध्यान दीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे अगर रट लेंगे इसको। स्नेल्स लॉ अगर कहीं भी अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल। अब अगर कोई आपसे कह दे कि ये μ2 है और ये μ1 है और स्नेल्स लॉ लिखिए, और अगर आपने ये लिखा तो बिल्कुल गलत हो गया तुरंत। जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल, ये चीज ध्यान देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो रटिएगा नहीं यस कि सर। हमेशा μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर होगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आपको ध्यान केवल ये देना है कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं वहीं का एंगल ले लीजिए और इक्वल कर दीजिए दूसरे तरफ वाले से, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का एंगल। ये काम करना है आपको हर बार। ठीक है। अब आप जानते थे, यस सर। क्या जानते थे कि जो म्यू था वो था सी बाई वी। अब सी तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहां से, इधर दिख रहा है राइट में, तो अगर मैं μ1 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं सी बाई वी1, और μ2 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं सी बाई वी2। जरा यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो μ2 की जगह रखा मैंने सी बाई वी2, इसकी जगह रखा सी बाई वी1। सी से सी कैंसिल, वी1 कहां चला गया ऊपर, वी2 कहां चला गया नीचे। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर आ गया वी1 डिवाइड बाई वी2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन का एक रूल और है, वो ये कहता है कि रिफ्रैक्शन होते समय फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज।
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बदलती नहीं है। तो आप जानते हैं कि v बराबर आपने पढ़ा होगा एफ लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहां अगर मुझे v1 की जगह लिखना है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही है, तो v1 बराबर क्या होगा एफ लैम्डा 1 और v2 बराबर एफ लैम्डा 2 रख दीजिए यहाँ। तो क्या जाएगा देखिए, एक नया फॉर्मूला, v1 की जगह क्या रख देंगे लैम्डा 1 और इसकी जगह लैम्डा 2, एक ये भी फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूले यूज होने हैं आपके न्यूमेरिकल्स में, सारे के सारे रिलेशंस जो है आपको यूज करने हैं। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल, ये चीज ध्यान देंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए, अब देखिए एक होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, किसी कांच के टुकड़े से अपवर्तन। देखिए ये मैंने बनाया एक कांच का टुकड़ा, ठीक है, क्या है ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कुछ भी होगा। ये दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर एयर है और ये भी क्या होगी एयर, एयर में ग्लास का एक पीस रख दिया आपने। चलिए, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये सरफेस का क्या होगा नॉर्मल, कहां से कहां जा रही है लाइट रे, एयर क्या है देखिए, एयर क्या है रेयर मीडियम, ग्लास क्या है डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर जा रही है तो कहां जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। भाई जाना था इसको ऐसे, कहां बेंड हो गई, थोड़ा ज्यादा बेंड हो गई क्या, मार्कर बहुत मोटे हैं। चलिए, ये था नॉर्मल, ये बेंड हो गई ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस सरफेस पे जब ये आएगी तो इस सरफेस के लिए ये कहां से कहां जा रही है देखिए, डेंसर से रेयर तो कहां जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो एक तो लाइट रे मिली वो जो जिसका क्या हो रहा है दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार यहां पर एक बार यहां पर। अच्छा, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये लाइट रे जो सीधी आ रही थी ये सीधी ही चली जाती, चली जाती कि नहीं चली जाती, अगर ये ग्लास ना होता तो ये सीधी आ रही थी सीधी चली जाती। ग्लास स्लैब होने से हुआ क्या कि ये यहां से उठकर यहां आ गई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट। जैसे कभी कभी आपसे पूछता है कि अगर किसी ग्लास को पैरेलली शिफ्ट, किसी लाइट रे को पैरेलली शिफ्ट करना है, देखिए हुआ क्या, इन दोनों रेस को देखिए ध्यान से, ये दोनों रेस कैसी हैं पैरेलल रेस हैं। तो ग्लास स्लैब ने किया क्या, लाइट रे को यहां थी, इसको हमें उठाकर यहां भेजना है, तो हमने बीच में एक ग्लास लगाया, ये कहां आ गई इस तरफ आ गई। डायरेक्शन और एंगल सब वही है क्योंकि क्या है दोनों पैरेलल हैं, केवल उसको आपने शिफ्ट कर दिया। तो अगर कभी लाइट रे को शिफ्ट करना हो तो किसका यूज करते हैं ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब क्या करता है लाइट रे को पैरेलली शिफ्ट कर देता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। सबने देखा होगा किसी पेंसिल को पानी के गिलास में या पानी के डिब्बे में डाल देते हैं तो पेंसिल जो है अपनी जगह से हल्की सी उठी हुई दिखाई देती है, या अगर आप एक पानी के गिलास में कोई अपना सिक्का डाल देंगे, एक कॉइन डाल देंगे तो वो सिक्का आपको हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा।
ठीक है ना? यस सर। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जो आप पढ़ रहे हैं। हमें ये निकालना है, कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए जिससे हम ये पता लगा सकें कि जितना वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है वो वैल्यू कितनी है। भाई आखिर अगर हमने कोई, हमारे पास एक ग्लास है जिसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, उस पर हमने पानी भर के सिक्का डाल दिया। अब सिक्का वो हमको देखने में लग रहा है कि कुछ उठा हुआ है, तो आखिर वो कितना उठा हुआ है, हमें ये निकालना है। ठीक है? रियल डेप्थ क्या होगी? जितना गहरा आपका ग्लास है। एपरेंट डेप्थ कौन सी होगी? जितना ऊंचा वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कि कोई कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए पानी ही भरा हुआ है। कोई बकेट है ये, या कोई बाल्टी, या कोई डिब्बा, कुछ भी मान लीजिए, इस पर पानी भरा हुआ है। ठीक है? यहां पर एक कॉइन है, ये क्या है? एक कॉइन है। हमें इस कॉइन को बाहर से देखना है। आपकी आंख कहाँ होगी? बाहर से, बाहर होगी। इसको आपको देखना है, और देखना है कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपको दिखाई क्या देता है? किसी भी वस्तु की इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई देती है आपको? इमेज। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज होनी चाहिए। देखिए, एक लाइट रे हम लोग इससे भेजेंगे इस तरह, ये इस सरफेस का क्या होगा? नॉर्मल। अच्छा, आपकी आंख हमेशा कहाँ रहती है? एयर में। भाई आप तो हमेशा बाहर से देखते हैं ना, पानी के अंदर तो सर डाल के देखते नहीं है। आप कहाँ से देखते हैं? एयर से। तो ये मीडियम एयर हो गया, और ये मीडियम क्या है? कोई भी लिक्विड या कुछ भी जिसमें आपका कॉइन पड़ा हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान रहा हूं μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान रहा हूं μ1। ठीक है? अब देखिए, ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेरर। जो मीडियम है, वाटर है या कुछ भी है, वो क्या होगा? डेंसर, और एयर क्या है? रेरर। तो जब डेंसर से रेरर जाती है तो कहां चली जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। होगा कि नहीं? अब देखिए, क्योंकि हमें 2 लाइट रे चाहिए, तो हमें एक लाइट रे से और भेजनी होगी। भेजने को तो इससे कई लाइट रे जा रही होंगी, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से एक लाइट रे भेजेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। एक लाइट रे भेजेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन में हमने कहा था लाइट रे आएगी अपने पाथ से क्या होगी? डेविएट होगी। कहां को होगी? ये डिपेंड करेगा कहां से कहां जा रही है। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के थ्रू आती है, इस लाइन के थ्रू, नॉर्मल के थ्रू, तो वो बिना डेविएट हुए चली जाती है। इस चीज को ध्यान देंगे। हो सकता है आपको मालूम हो, ना मालूम हो, तो आप ध्यान दीजिए। अगर वो किसी एंगल पर ना आकर सीधे सीधे नॉर्मल के थ्रू आ रही है, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाती है। ये चीज मालूम थी आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए, दूसरी जो हमने लाइट रे भेजी है वो नॉर्मल के थ्रू भेजी है। इस सरफेस पे नॉर्मल खींचेंगे तो कैसा खींचेगा? ऐसा ही खींचेगा। हमने नॉर्मल के थ्रू लाइट रे भेजी तो वो नॉर्मल से ही बाहर चली गई। अब हम चाहते ये थे, देखिए होता क्या कि ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे जहां मिलती वहां क्या बनता? इस कॉइन की इमेज बनती और हम लोग देख लेते। लेकिन देखिए, एक लाइट रे ऐसे जा रही है और एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये दोनों मिल नहीं सकती कभी। ये कैसी रेज है? डाइवर्जिंग रेज है। तो हम इनको क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे और मिलाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे और मिलाएंगे। तो हमने इसको क्या किया? पीछे बढ़ाया और देखा यहां मिल रही थी, तो यहां इसकी कॉइन की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है, इसीलिए नाम क्या है? आभासी गहराई। वास्तव में नहीं है वहां पर। आपको भ्रम हो रहा है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉइन है वो कहाँ है? ऊपर है। जबकि कॉइन आपका एक्चुअली में कहाँ है? नीचे। वो तो डूब जाएगा ना पानी में। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए, अब हमें यही निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा देखिए, ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आई। ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आर। इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दीजिए। देखिए, ये जो जहां पर आपका कॉइन पड़ा है जिस भी कंटेनर में, उसकी जो हाइट है वो क्या है? रियल हाइट, एच रियल।
जहां पर आपकी इमेज बन रही है, ये जो हाइट है जो आप देख रहे हैं, ये कैसी हाइट है? एपरेंट। तो एच एपरेंट। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। चलिए अब देखिए, इस पॉइंट का नाम ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए और इसका नाम डी दे दीजिए। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल पे देखिए, मुझे लगाना है tan r। tan r क्या हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी डिवाइड बाई ए सी। ए बी कितना है? ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, और ये कितना है? ए सी कितना है? एच ए, है कि नहीं? अगर इफ r इज वेरी स्मॉल, ये एजम्पशन लेते हुए चलेंगे कि जितने भी एंगल्स हैं वो बड़े स्मॉल हैं। जब एंगल स्मॉल होता है तो tan r इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? r के। तो यहां से आया r इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई एच ए, इक्वेशन 1। अब नीचे वाले ट्राइंगल में आइए, देखिए ए बी डी, ये जो पूरा ट्राइंगल है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी फिर से लगाइए tan i क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए डी। ए बी ही है, और ये कितना है? ए डी है आपका एच आर। फिर से एंगल को स्मॉल मानेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा? ए बी डिवाइड बाई एच आर, इक्वेशन 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन बना ली। अब क्या करना है? अब लगाना है स्नेल्स लॉ। चलिए इस डायग्राम के लिए स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट बताइए, क्या लिख दें? फॉर्मूला क्या लिख दें? Sin I upon sin R is equal to HA upon HR. अरे स्नेल्स लॉ लगाना है, एच ए अपॉन एच आर कहां से आ जाएगा? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू1 sin I बराबर म्यू2 sin R। Sin I upon sin R is equal to mu1 upon mu2. Mu2 upon mu1. म्यू2 अपॉन म्यू1 मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है? सर म्यू1 अपन म्यू2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए। So mu1 upon mu2. हाँ हेलो, No, sir. मैंने आपसे बताया था जिस Sir, तरफ का mu1 रिफ्रैक्टिव upon इंडेक्स उसी तरफ का एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का म्यू2 है, यहाँ का एंगल क्या है? आई। म्यू2 साइन आई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 और एंगल कितना है? आर, तो साइन आर। फिर से एजम्पशन मानेंगे कि एंगल्स क्या हैं? छोटे। तो साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। तो म्यू2 आई इज इक्वल टू म्यू1 आर। आई की वैल्यू उठाइए, तो म्यू2 आई कितना है? ए बी अपॉन एच आर। म्यू1 आर कितना है? ए बी अपॉन एच ए। ए बी से ए बी कैंसिल, यहां से देखिए म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 कितना आ गया? एच आर डिवाइड बाई एच ए। ये रिलेशन है। आपको क्या दिया होगा? इस मीडियम में क्वाइन पड़ा हुआ है, यानी कि आपको दे दिया म्यू2। देख आप नॉर्मली आप मोस्टली म्यू1 की वैल्यू क्या जाने वाली है? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली कहां से देखेंगे? एयर से देखेंगे। तो क्या करना है? रियल अपॉन एपरेंट, यानी कि यहां से अगर आप एपरेंट हाइट निकालना चाहें तो क्या जाएगी? एच आर अपॉन म्यू2। कब? अगर इफ म्यू1 इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि अगर आप एयर से देख रहे हो, नॉर्मली आप एयर से ही देखेंगे। तो ये फॉर्मूला, मतलब जो रियल डेप्थ है उसमें डिवाइड कर दीजिए किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है ना? तो क्या मिल गया? ये
एच आर मिल गया। आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये मिला है ये वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि जो कॉइन था वो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आपको ये निकालना है। तो ये मिल गया है, ये मालूम है, एच आर माइनस एच ए कर देंगे तो क्या जाएगा कि कॉइन कितना डिस्प्लेस हुआ। एच ए क्या बता रहा है, टॉप से डिस्टेंस बता रहा है कि ऊपर से देखेंगे तो ऊपर का जो सरफेस है वहां से कितना नीचे है। अगर कोई ये पूछे कि कॉइन कितना डिस्प्लेस दिख रहा है तो क्या कर देंगे, एच आर माइनस एच ए। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ये थी आपकी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए कोई बताएगा क्या होता है? यस सर। जब जो आपतन कोण होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सर नहीं सर, अरे सघन माध्यम से नालायक। विरल माध्यम में जाती, तो जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जो सर आपतन कोण होता है, अगर वो सर क्रांतिक कोण अर्थात r इक्वल 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, मतलब तब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और कोई बताना चाहेगा? और किसी को मालूम है?
सर जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उस मीडियम के अंदर ही वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए, पहली चीज तो ये है कि आपकी डिफिनेशन शुरू हुई यहीं से होनी चाहिए कि जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं गई तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन पूछता है कि TIR के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसेंशियल कंडीशन क्या है, तो इसेंशियल कंडीशन यही है पहली कि लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जानी चाहिए। बाकी क्या है दूसरी कंडीशन जो आप लोग बता रहे हैं क्रिटिकल एंगल वाली, लेकिन मेन क्या है कि डेंसर से कहां जाए, रेरर में जाए। चलिए, मान लिया कि नीचे कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, ऊपर कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। चलिए, मान लीजिए कि कोई लाइट रे गई, ये सरफेस का क्या होगा, नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेरर, कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चली गई। अब जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाइए, बढ़ाने का मतलब इसको थोड़ा सा तिरछा भेजिए। देखिए आई की वैल्यू क्या है, बढ़ चुकी है। अब इसको जाना था ऐसे, अब ये कहां चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा एक मिनट वेट करो भाई, गर्मी बहुत है। पानी पी लो तो बिल्कुल और समस्या हो जाती है, तुरंत बिल्कुल पसीना ही पसीना आ जाता है। जहां पर पढ़ाना है वहां कोई पंखा नहीं है, पंखा है कमरे के दूसरे छोर में और एक पंखा है कमरे के दूसरे छोर में। जहां बोर्ड है वहां कुछ नहीं है, ये पोजीशन है। चलिए, तो आप आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे तो आर की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। अच्छा, अब देखिए आर पहले ऐसे था, अब ऐसे हुआ। एक आई की वैल्यू के लिए आर की वैल्यू अब देखिए बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, ऐसे गया ऐसे गया, अब ये कहां चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। यानी कि ये कितना हो चुका है, 90। अब आपको और बढ़ाना है, आपने और बढ़ाया, अब ये और बढ़ेगा। देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये चला गया इधर। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, IC, या कुछ लोग दिखाते हैं केवल C से। अब अगर आपने आपतन कोण को I को आपने और बढ़ा दिया किससे, IC से भी, तो ये जो किरण है ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। When light ray goes from dense सर आवाज़ भी आ रही है।
When light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. As we increase the angle of incidence, angle of reflection also increases. For a particular angle of incidence, the angle of reflection is 90 degree. This particular angle of incidence is known as critical angle. If we further increase the angle of incidence beyond critical angle, then light goes, then light reflected back to the same medium, and this process या this phenomena is known as total internal reflection. अब बात ये आती है, रिफ्लेक्शन सब लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस मीडियम से लाइट जाए उसी में लौट आए, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब हमको देखो कराना क्या था, हमको कराना था, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। अब देखिए हमको कराना था रिफ्लेक्शन, मतलब हमको कराना था परावर्तन। अब बात आती है कि जब परावर्तन ही करवाना था तो ये इतना ड्रामा क्यों किया भैया, एक मिरर लगा देते, एक दर्पण लगा देते, तो लाइट जहां से गई थी वहीं लौट आती। है बात सही कि नहीं है? जैसे ही हमने जो पूरी कहानी रची, ये पूरी कहानी की जगह हम ऐसे कर देते, यहाँ पर लगा देते एक मिरर, पीछे का सरफेस पॉलिश कर देते, यहाँ से लाइट जाती, यहाँ लौट आती। फालतू में ये सब कहानी गढ़ी गई। समझ रहे हैं कि नहीं? जो काम एक सिंपल मिरर से हो सकता था, उसके लिए इतना ज्यादा कहानी, पहले रिफ्रैक्शन कराया, फिर रिफ्लेक्शन करवाया, ये सब करने की जरूरत क्या थी? कोई बताएगा? बोलो भैया, कोई बताएगा कि जब परावर्तन ही करवाना था तो ये सब काहे किया गया? वो तो नॉर्मल भी हो सकता था। सर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। हाँ, उसका नाम है परावर्तन और इसका नाम है पूर्ण परावर्तन। जब दर्पण द्वारा परावर्तन कराया जाता है तो पूरी तरीके से प्रकाश की किरण परावर्तित नहीं होती, कुछ बहुत उसका जो हिस्सा है वो दूसरी तरफ भी चला जाता है। ये निर्भर करता है किस पर, कि किस मटेरियल की आपने पॉलिश की है। सबसे अच्छा जो परावर्तक माना गया है वो माना गया है चांदी, यानी कि सिल्वर। अगर आपने अपने मिरर में सिल्वर की पॉलिश की है तो 96% लाइट को वापस भेज देगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन 4% लाइट को फिर भी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या ट्रांसमिट कर देगा। मतलब सबसे अच्छी पॉलिश करने पर भी, सिल्वर की पॉलिश करने पर भी 4% लाइट का नुकसान होना ही होना है। अब सिल्वर की पॉलिश तो पहली बात बहुत महंगी आती है, बस सिल्वर तो महंगा है, ये देख ही रहे हैं इस समय रेट क्या चल रहा है। तो सिल्वर की पॉलिश करना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कोई पॉलिश करेंगे तो आपको एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलेगी। और सिग्नल आपका देखिए, आपको अभी बताया गया था लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया गया था कि जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो अगर एनर्जी का लॉस होता जाएगा, लाइट का लॉस होता जाएगा, तो जो आपकी एनर्जी है वो जितनी दूर आप जाएंगे, भाई आपको इसको आगे भेजना, देखो तरीका क्या है। अगर मिरर, जो काम TIR के द्वारा कराना है, अगर वही यहाँ से कराना, अब जैसे लाइट यहाँ से आई, अब एक मिरर लगाया ऐसे, अब ये यहाँ चली जाएगी, एक मिनट लगाया ऐसे, अब ये यहाँ चली जाएगी, 4% यहाँ खत्म, 4% यहाँ खत्म, 4% यहाँ खत्म, फिर यहाँ लगाओगे, अब ये यहाँ जाएगी, 4% यहाँ खत्म, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आपको लाइट को भेजना है, लाइट को भेजने का मतलब सिग्नल को भेजना है, तो थोड़ी देर बाद वो सिग्नल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे ही आपने I इज इक्वल टू IC किया, ठीक है ना, मान लीजिए कि अब ये जो आपका एंगल है, ये कौन वाला एंगल है जिसपे क्या होना है, TIR। अब यही एंगल ये होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई रिफ्लेक्शन के लिए I बराबर R होता है ना। अब यहाँ पर आपने वही मटेरियल लगाया हुआ है, अब ये फिर ऐसे जाएगी,
फिर ये ऐसे जाएगी, मतलब काम यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार जो एंगल ये है वही एंगल क्या होगा ये। तो अब जो हो रहा है बार बार वो क्या हो रहा है, टी आई आर। अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, टी आई आर। और टी आई आर का मतलब पूर्ण परावर्तन, मतलब यहाँ पर ऊर्जा का कोई भी नुकसान या ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं? जब यस ऊर्जा की सर। कोई भी हानि नहीं होगी तो आप लाइट को या अपने सिग्नल को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। आजकल अगर आपने नाम सुना हो जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, तो वो जो वायर यस होती सर। है, फाइबर केबल जिसे बोलते हैं, वो किस पर बेस्ड होती है, टी आई आर पर। इसीलिए वो इतनी महंगी होती है। इसके पहले क्या चला करता था, क्या, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की स्पीड और फाइबर की स्पीड में बहुत अंतर जमीन आसमान का है। ब्रॉडबैंड में क्या होता था, काम यही होता था, लेकिन जो मटेरियल की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो वो पूरी तरीके से क्या नहीं करा पाता था, टीआईआर नहीं करा पाता था, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता था। इसलिए दूर तक जाते जाते सिग्नल क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, और आपकी स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। फाइबर में क्या है, सिग्नल का लॉस नहीं होता। मतलब देखो आइडियल केस में मान रहे नहीं होता, अब लेकिन अगर इसे वायर कहीं से ब्रेक हो जाए, आपने देखा होगा कि कहीं भी जैसे जब वो लोग आते हैं तो वो लोग सीधा कहते हैं कि भैया वायर टूटना नहीं चाहिए। अगर वायर टूट गया तो ये बिजली का वायर नहीं कि टेप लगा के काम कर लिया। वायर टूटा मतलब उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया। अब वो टीआईआर करा नहीं पाएगा, टीआईआर करा नहीं पाएगा तो सिग्नल आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो लाइन को बिछते हुए, अगर किसी घर में लगा हो, तो वो जो वायर होता है वो नॉन ब्रेक वायर होता है, मतलब कि वो वायर कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो वायर कहीं से ब्रेक हो गया तो फिर पूरा वायर बदलना पड़ता है। उसमें ये नहीं कि आप उसको टेप से जोड़ दें या फेविक्विक से जोड़ दें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर स्ट्रक्चर यहाँ वहां हुआ तो जो एंगल आपका होने वाला है टीआईआर के लिए, वो एंगल खराब हो जाएगा। और एंगल अगर खराब हो गया तो टीआईआर होगा नहीं, टीआईआर होगा नहीं तो सिग्नल आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा भी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और काम हो नहीं पाएगा। तो ये क्या था, यूज ऑफ टीआईआर इन फाइबर केबल। लेकिन सर तब भी वाईफाई की एक रेंज ही होती है। और नहीं, वाईफाई की रेंज क्या होती है, वो तो वाईफाई की तो रेंज है ही ना, अब उसकी जब तक आप फ्रीक्वेंसी में तब तक तो उसकी रेंज है। मैं बात कर रहा हूँ वायर की। जैसे उसने, आप देखा होगा आपने, किसी एक आपके पोल पर घर के बाहर एक बॉक्स लगा रहता है, उस बॉक्स से वो वायर लेकर आते हैं आपके घर तक। बात हो रही है उस वायर की, कि जो स्पीड उस बॉक्स से निकल रही है वो पूरी आपके फाइबर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हाँ, बाकी अब यस सर। ऐसा तो है नहीं कि आप घर में आपके फाइबर लगा है तो आप अपने गांव में जाके उसको नेट चला ले, है ना। कहने का मतलब ये कि उस यस सर। वायर से जब सिग्नल आएगा, वो जो स्पीड वो लोग भेजेंगे वहां से, उस स्पीड का लॉस नहीं होगा। ब्रॉडबैंड में क्या होता है बताएंगे आपको, 40 एमबीपीएस, और मिलती कितनी है, 1 एमबीपीएस। क्यों, 40 निकली वहां से, उनके सिस्टम से 40 निकली, उनके बॉक्स से 40 निकली, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते उसका काम हो चुका है। फाइबर में ऐसा नहीं है, जो वहां से भेजा जाएगा वही आप तक पहुंचेगा, कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। इसलिए वो लोग 40 बताते हैं तो 37-38 मिल जाती है। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, अगर आपने नाम सुना होगा मिराज का, हिंदी में बोलते हैं मृग यस सर। मारीचिका। रेगिस्तान में जो हिरन होता है वो पानी की तलाश में भटकते भटकते मर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मृग मारीचिका। तो मृग मारीचिका भी किसकी वजह से होती है, टी आई आर की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अगर किसी के पास किताब हो 12th में जो आपने पढ़ी होगी, उसमें पढ़िएगा उसको, मृग मारीचिका को। जैसे आप बसों में अगर सफर करें गर्मियों के दिनों में, सर ओशियन देखते हैं में कि भी तो रोड में मिराज दिखाई, जैसा फिनोमिना होता है। किसमें, किसमें, ओशियन में, ओशियन में। ओशियन की अंदर, नहीं सर, ओशन में ऐसा लगता है कि शिप जो है वो हवा में तैर रही है। जो है वो हवा में तैर रही है। मेरे समझ से ये मिराज तो नहीं होगा।
देखिए मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे आप रोड में जाते हैं, बसों में अगर आपने सफर किया होगा, तो जब आप बस के आगे रोड देखते हैं तो लगता है रोड में पानी है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती चली जाती है तो पानी भी आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पानी एक्चुअली में होता नहीं है। ये चीज आपने ऑब्जर्व की है? कब होता है? ये केवल गर्मियों के दिनों में, जब यस रोड सर। बिल्कुल गर्म होती है। रोड क्या होती है? बिल्कुल गर्म होती है। ठीक है। अब देखिए रोड अगर गर्म है तो रोड के आसपास की जो एयर है वो कैसी होगी? रेयर या डेंसर? मतलब सघन होगी या रेयर। विरल होगी? रेयर होगी भाई। तापमान ज्यादा तो कण कहाँ हो जाएंगे? दूर दूर। जब कण दूर दूर हो जाएंगे तो माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब रोड से ऊपर की तरफ, तो रोड कैसी होगी? ठंडी होगी। मतलब रोड कहने मतलब वायु क्या होगी? ठंडी होगी। ठंडी वायु क्या है? सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण जो है, जैसे मान लिया पेड़ है, तो प्रकाश की किरण पेड़ से चली कहाँ की तरफ? रोड की तरफ। तो पेड़ से चली रोड की तरफ, यानी कि कहाँ से चल रही है वो? सघन माध्यम से विरल माध्यम, क्योंकि नीचे का माध्यम क्या है? विरल। और जब सघन से विरल में आती है तो क्या हो जाती है? उसी माध्यम में, यानी कि ऊपर पेड़ की तरफ क्या हो जाएगी? परावर्तित। उस तरफ खड़े हैं आप, तो आप चलिए इसको बोर्ड पे ही बता देते हैं। चलिए, ये है आपका ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर मैं बना रहा हूं लेयर्स ऑफ एयर। ठीक है। यहां पर है आपका, मान लीजिए कोई पेड़, ये कोई पेड़ है। ठीक है। अब देखिए ये ऊपर का जो मीडियम है वो कैसा होगा? डेंसर, क्योंकि ऊपर की जो हवा है वो कैसी है? ठंडी है। नीचे की रोड गर्म हो चुकी है क्योंकि धूप की वजह से, इसलिए रोड के आसपास की जो हवा है वो कैसी होगी? रेरर। यानी कि रेरर से डेंसर ऐसे बढ़ रहा है। मतलब इसकी तुलना में ये क्या है? डेंसर। इसकी तुलना में ये डेंसर, इसकी तुलना में ये डेंसर, इसकी तुलना में ये डेंसर, इसकी तुलना में ये डेंसर। अब इस पेड़ से लाइट निकली। ठीक है। डेंसर से रेरर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब इस वाले पे आएगी तो ये डेंसर, ये रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, कहां चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक निश्चित एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला, ये किससे बड़ा हो जाएगा? एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। तो ये लाइट रे कहां लौट गई? इधर लौट गई। जब ये इधर लौटी तो अब ये कहां से कहां जा रही है? रेरर से डेंसर, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां पर हैं आप, यहां पर हैं आप, ये आप देख रहे हैं। अब आपको देखने में ये लगेगा, क्या देखने में लगेगा भाई? आपको तो मालूम नहीं कि टी आई आर, आपकी आंख को तो मालूम नहीं है टी आई आर क्या है। तो आपको देखने में ये लगता है कि ये जो लाइट है ये सीधी चली आ रही है। ये लाइट जो आपको दिख रही है ये सीधी चली आ रही है। आपको देखने में लगेगा कि इस जो पेड़ का जो इमेज है वो ऐसी बन रही है, ये ऐसी बन रही है। और क्योंकि आपकी आंखों का एक जनरल परसेप्शन होता है कि वस्तु के नीचे उसका प्रतिबिंब तभी बनता है जब वहां पर क्या हो? पानी हो। जैसे आपने तालाब में देखा होगा, तालाब में अगर कोई पेड़ है तालाब के बगल में, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तालाब के पानी में। तो जब आप देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो आपको लगता है कि जरूर यहां पर क्या है? पानी है, तभी इस पेड़ का प्रतिबिंब मुझे यहां दिखाई दे रहा है। वास्तव में वहां कोई पानी नहीं है। जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है वो प्रतिबिंब किसकी वजह से दिख रहा है? टी आई आर की वजह से। यही गलती किसको होती है? हिरन को। वो देखता है कि अच्छा ये पेड़ है यहाँ पर, और भाई रेगिस्तान में क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, मालूम है सबको। यस सर। तो उसको लगता है कि यार झाड़ी जो है, इसका प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल झाड़ी के नीचे बन रहा है। इसका मतलब कि इस झाड़ी के नीचे पानी है। उस पानी की तलाश में वो जाता है तो देखता है कि पानी तो है ही नहीं। फिर कोई दूसरी झाड़ी देखता है, उसको वहां पानी दिखाई देता है, वो वहां जाता है। इस तरह करते करते थोड़ी देर बाद उसका काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है ना? यस सर। यही चीज रोडों में होती है। रोड में क्या होते हैं? अगल बगल पेड़। पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे। देखने में लगता है कि भैया नीचे बन रहा है, इसका मतलब नीचे क्या है? पानी। लेकिन पानी
नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं अब क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक TIR भी हो चुका। अब है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो लेंस मेकर फॉर्मूले का, मतलब उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले का नाम सुना है आपने? यस सर। जब आप आंखें टेस्ट कराने जाते हैं तो जब आपको लेंस दिया जाता है इतनी पावर का या इतनी फोकल लेंथ का, वो लेंस कैसे डिजाइन होता है उसको हम लोग को देखेंगे। अभी आज तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन आज वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा जिन लोगों को भी चश्मा लगता है तो जैसे ही आपका चश्मा पानी वगैरह में डूब जाता है तो दिखना थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाता है। और जो आपका वो डॉक्टर होता है वो भी ये कहता है कि इसको पानी में इसको ज्यादा मत रखिएगा, पानी में रखने से चश्मा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब तो खैर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, काफी मतलब अच्छे चश्मे आने लगे हैं जिनका पानी से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी ही होगी। क्यों होगी वो हम देखेंगे जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग को देखना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। चलिए ये मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस बना लिया, ठीक है, कोई स्फेरिकल सरफेस मैंने यहाँ पर बना लिया। देखिए मैं डायग्राम बना दूं जरा। ये इसकी हमने मान ली क्या है, एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है ओ। ये स्फेरिकल सरफेस का मतलब समझिएगा, जैसे ये आपने लेंस देखा है ना, इस लेंस का मैंने एक पोर्शन है ले लिया है। ये इस लेंस का क्या है, ये एक पोर्शन है। यहां से लाइट रे चली, यहां से लाइट रे चली, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मतलब इस तरफ का, और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। अब ये लाइट रे क्या होगी आपकी, रिफ्रैक्ट होगी। मान लिया कि ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर यहां पहुंची, जहां ये लाइट रे पहुंचेगी वहां क्या बनेगी, इसकी इमेज। ध्यान दीजिएगा, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रे चाहिए, तो एक लाइट रे ऐसे गई और एक लाइट रे सीधी गई। आपको याद होगा कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए चली जाती है, तो ये लाइट रे बिना डेविएट हुए चली गई और यहां मिली, तो यहां क्या बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये इस सरफेस पर मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो देखिए नॉर्मल से जो ये एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। होगा कि नहीं होगा? इस एंगल को मान रहे हैं अल्फा, इस एंगल को मान रहे हैं बीटा, और इस एंगल को मान रहे हैं गामा। सही है? नामकरण कर दीजिए। नामकरण इसका O हो यस चुका है, इसका I, इसका C, इसका C, और इस पॉइंट का दे दीजिए M। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये M, और ये पॉइंट बचा इसका नाम दे दीजिए P। ठीक है, चलिए अब देखिए करना क्या है हम लोगों को। ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, OPM, ट्राइंगल OPM। इस ट्राइंगल में देखिए किसमें किसमें, OPM, ये ट्राइंगल है। OPM लेंगे, OPC ले लीजिए, हाँ OPC लेना है, सॉरी OPC। ये जो ट्राइंगल है देख रहे हैं, OPC, जिसके अंदर एक अल्फा एंगल है एक बीटा एंगल है कि नहीं। इस ट्राइंगल में जो I है वो कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। I इज एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये, बाह्य कोण। आप जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं। यस सर। यस अब सर। ट्राइंगल ले लीजिए, अब ट्राइंगल लीजिए PCI, ट्राइंगल PCI। इसमें जो बीटा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। यहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2। सही है?
अब इस पॉइंट पर लगाना है हमको स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी क्या कहता है स्नेल्स लॉ? जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल। एंगल को मान लेंगे छोटा है तो क्या हो जाएगा, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। आई की वैल्यू यहां से उठाइए तो μ1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। इतना आ गया। अब हमें करना ये है, चलिए इसका जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। ठीक है, चलिए देखिए अल्फा और ये गामा, तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा, तो μ2 माइनस μ1 और क्या आ गया, बीटा। नीचे दिख रहा है? यस सर। यस सर। इक्वेशन ये 3 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस करना है। क्या करना है? अल्फा बीटा गामा को आपको रिप्लेस करना है। तो अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस करने के लिए हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को दिखाते हैं u से, सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को दिखाते हैं किससे, v से, और सेंटर से कहां की डिस्टेंस को, ये जो आपका c है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। अब देखिए एक बार ले लीजिए ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, OPM, ट्रायंगल OPM, इसमें लगाइए tan अल्फा। tan अल्फा को मानेंगे अल्फा के बराबर, अल्फा अगर बहुत छोटा हो तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PM अपॉन बेस। अब देखिए दो डिस्टेंस ऐसी हैं जिनको आप राइट हैंड साइड पर यानी कि पॉजिटिव एक्स पर मेजर कर रहे हैं, और एक डिस्टेंस ऐसी है जिसको आप निगेटिव एक्स पे मेजर कर रहे हैं। तो निगेटिव वाली को क्या ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए। फिर लगाइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, किसमें, PMC में, PMC में। तो ट्रायंगल PMC में लगाइए tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि PM अपॉन बेस कितना है, R। फिर लगाइए ट्रायंगल PMI, PMI में tan गामा क्या हो जाएगा, PM डिवाइड बाई V। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू किसकी, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए μ1 अल्फा कितना है, PM बाई माइनस U, प्लस μ2 गामा कितना है, PM बाई V, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बीटा, बीटा कहां गया, बीटा ये है PM बटे R। तो देखिए PM 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 कैंसिल, ये पॉजिटिव को पहले लिख लीजिए, तो μ2 बाई V माइनस μ1 बटे U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे R। ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है कुछ किताबें दो तरीके से लिख देती हैं। क्या लिख देती हैं कि जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो μ1 μ2 को रिप्लेस कर दीजिए। आप ऐसा कुछ ना याद रखिए, आप केवल ये याद रखिए, केवल ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है कि μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहां का जहां से लाइट रे जा रही है। देखिए μ1 से जा रही है और μ2 में जा रही है, μ1 जहां से लाइट जा रही है, दो दो फॉर्मूले याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। μ2 जहां पर लाइट जा रही है, जैसे कहे एयर से गई ग्लास में, तो एयर क्या हो गया μ1 और ग्लास क्या हो गया μ2। कहे ग्लास से गई एयर में, तो ग्लास क्या हो गया μ1 और एयर क्या हो गई μ2। एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा,
म्यू1 वो है जहां से जा रही है, म्यू2 वो है जहां को जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए एक Yes. स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने देख लिया, अब हम देखेंगे किसके लिए, लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस ये है और एक स्फेरिकल सरफेस ये है, तो वहां पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। जब दो हो जाएंगे तो बन जाएगा लेंस। लेंस क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाकर क्या बनता है, लेंस बनता है। तो जैसे ही दो स्फेरिकल सरफेस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा लेंस बन जाएगा। और फिर वहीं से क्या निकल के आने वाला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। चैप्टर बहुत बड़ा है, बताओ दो क्लास में खत्म करना बहुत असंभव काम है। ऊपर से जब क्लास का माहौल जो है इतना भयंकर हो, गर्मी की वजह से हालत खराब है। अभी इसमें प्रिज्म बचा है, फिर इसके बाद इसमें स्कैटरिंग बची है, स्कैटरिंग के बाद इसमें माइक्रोस्कोप है, फिर उसके बाद टेलीस्कोप है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं। तो जो ये शेड्यूल बनाते हैं उनके पास सिलेबस नहीं रहता क्या, कितना बड़ा है। आवाज नहीं आ रही थी। हो गया सर। हो गया सर।